जय माँ सरस्वती। हेलो, नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस टिप नॉलेज। मैं सौरभ आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अगर आप भी यूपीपीएससी एलटी ग्रेड या लेक्चर की एग्जाम देने जा रहे हैं और जीएस को लेकर परेशान हैं, तो ये परेशानी को दूर करने हम आगे हैं जीएस सीरीज़ लेकर के। इसके पहले कल हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें 30 क्वेश्चन सुपर 30 कराया था, जिसमें हम एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट किए हैं। वो साथ ही साथ हम वो क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि लोक सेवा आयोग में 2012 से अब तक क्वेश्चन आए हुए हैं, और साथ ही साथ उनकी व्याख्या को करेंगे। तो कल हमने 30 क्वेश्चन किया था, आज 31 से लेके ऑलमोस्ट 55 क्वेश्चन तक करेंगे। फिर धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे और क्वेश्चन का थ्योरी कॉन्सेप्ट दोनों कराते चले जाएंगे। तो आप बिल्कुल भरोसा जता सकते हैं। अगर आप 30 नंबर की तैयारी करना चाहते हैं जीएस का, किसी भी सब्जेक्ट से हो, जीएस अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल से जुड़ जाइए। आपने देखा होगा आर से विभिन्न एग्जाम में हमने जो वीडियो कंटेंट दिए थे, ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाए थे, लेकिन ऑलमोस्ट जितने बनाए थे उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए थे। चैनल छोटा जरूर है कंटेंट, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड होता है। तो चलिए बिना देर किए टॉपिक पे चलते हैं। 31 नंबर देख लेते हैं। देखिए, हम वो क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि आए हुए हैं। तो प्रयागराज कुंभ 2019 में संबंधित निम्नलिखित में सुमेलित, तो फिलहाल ये अब आएगा नहीं। हाँ, 25 वाला महाकुंभ हुआ था, ये कुंभ है, ठीक है। तो उसमें मकर संक्रांति 14-15 होता ही है, तो तिथि की बात है, तो ये भी देख लीजिएगा। चलिए 32 नंबर से देखते हैं, ठीक है। इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की स्थित है। इलायची इडुक्की में होता है। कहाँ इडुक्की कहाँ पे है? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरल में, उड़ीसा में। तो आपका इडुक्की कहाँ पे है? केरल में है। कहाँ पे है? केरल में। चलिए आगे देखते हैं 33 नंबर। नियंत्रक और महालेखक परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की प्रथम जिम्मेदारी बनती है भारत के राष्ट्रपति की, उच्चतम न्यायालय की, संसद की, राष्ट्रीय विकास परिषद की। तो नियंत्रक एवं और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की प्रथम जिम्मेदारी बनती है किसकी? संसद की बनती है। और अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है, ठीक है। यह केंद्र, राज्य या अन्य किसी अन्य प्राधिकरण या संस्था के महालेखा परीक्षक से जुड़े लेखा मामलों को व्यवस्थापित करता है एवं उनका निरीक्षण करता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह केंद्र सरकार की लेखों संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। पूछ लेगा किसे रिपोर्ट सौंपता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति से ही राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति की जाती है, जो उसे संसद पटल पर रखते हैं। इसके उपरांत संसद इन रिपोर्टों की जांच लोक लेखा समिति से करवाती है और इसके निष्कर्षों से संसद को अवगत कराती है। चूंकि राष्ट्रपति केवल रिपोर्टों को संसद के सदनों के सभी के सभा पटल पर रखवाता है और जांच संसद समिति के द्वारा ही करवाता है, तब विकल्प सी सही हो जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन आएगा, उससे जितनी भी व्याख्या हो सकेंगे उसको हम यहाँ पे कर देंगे। तो 20 से 25 मिनट में आप काफ़ी चीज़ तैयार कर सकते हैं। तो धौली स्थित है। धौली कहाँ स्थित है? गुंजाम में, चिल्का में, भुवनेश्वरम में, जयपुर में। ये देखिए जीआईसी में ही आया है 2015 में। तो धौली आपका भुवनेश्वरम में स्थित है। किसमें? भुवनेश्वरम में। तो इसके बारे में कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। धौली हिल्स उड़ीसा में भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर दूर दया नदी के किनारे स्थित है। इस स्थान से अशोक के चतुर्दश शिलालेखों को एक प्रति प्राप्त हुई है और धौली पहाड़ी को कलिंग युद्ध क्षेत्र माना जाता है। चलिए 35 नंबर देख लेते हैं। वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? अजातशत्रु, कालाशोक, पद्मानंद, शिशुनाग। तो अजातशत्रु ने वाराणसी को अपनी सेकंड राजधानी बनाया था। ये देखिए जीआईसी 2017 में आया क्वेश्चन है। अजातशत्रु के बारे में कुछ चीज़ें जो पढ़ लेते हैं। तो अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक राज्य किया था। अपने पिता बिम्बिसार की हत्या करके मगध का शासक बना था। इसका जीवन काल दिया गया चीज़ें। अपनी साम्राज्यवादी नीति कारण उसने काशी तथा वज्जी संघ को मगध साम्राज्य में मिला लिया। इसके शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था, लेकिन देखिए इसने अच्छा काम नहीं किया था। अब राजा बनने के लिए अपने पिता की हत्या कर दिया था। 36 नंबर देख लेते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में लिखित कथनों में कौन सा सही है? कथन देख लीजिए क्या है। यह भारतीय राज शासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीन उत्कृष्ट रचना है। इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता। केवल एक दो और एक दो दोनों, न तो एक, न तो दो, न तो तीन नहीं दिया है। तो क्या क्या सही बात कर? एक और दो दोनों। इस भारतीय राज शासन संबंध में प्राचीन उत्कृष्ट रचना है, लेकिन इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का उल्लेख नहीं मिलता, बल्कि ये राजनीति का ग्रंथ है, ठीक है ना। शासन का उल्लेख मिलता है लेकिन किसी स्पेशल का नहीं। तो चलिए देखते हैं। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र भारतीय शासनकाल के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम रचना है। यह ग्रंथ में 15 अधिकरण, ये यूपीपीएससी से पूछा गया था, अध्याय कितने हैं और प्रकरण कितने हैं? तो 15 अधिकरण, 115 अध्याय, 150 अध्याय,
180 प्रकरण हैं। इसके अधिकरणों में नागरिक प्रशासन, दीवानी, फौजदारी, कानूनों, सभासदों एवं सप्तांग सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। कुछ विद्वान इस पुस्तक को मौर्य काल की रचना नहीं मानते हैं, जिससे इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य से संबंधित स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, अतः कथन 1, 2 दोनों सही हो जाएगा। चलिए मौर्य उत्तरकाल देखते हैं, इससे आए क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस रानी ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात शासन किया है? अपाला, नागनिका, यशोदा, महाप्रजापति गौतमी। तो नागनिका ने किया है। देखिए हायर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो प्राचीन भारत में रानी नागरिका ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात शासन किया था। सातकर्णी प्रथम की पत्नी नैनिका या नागनिका अंगी कुल की एक महारथी तड़काइरों की पुत्री थी। रानी नागनिका के नानाघाट के लेख के अनुसार सातकर्णी प्रथम द्वारा अश्वमेध यज्ञ, राष्ट्रीय यज्ञ आदि यज्ञों का आयोजन किया गया था। और नागनिका वेदेशिर और सतसिर की माता थी। व्यूहलर और रेप्सन के अनुसार नागनिका ने अपने पुत्र वेदशिर की अल्पवयस्कता की अवधि में अभिभावका के रूप में शासन किया। 38 नंबर देख लेते हैं। बाइलिंगुअल है तो इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए बीओ में आया क्वेश्चन है। कारदमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए? ताम्र, रजत, पोटीन, स्वर्ण। तो कापर यानी ताम्र में किए थे। ठीक है, कापर यानी ताम्र में। जहाँ व्याख्या जरूरी रहेगा वहीं करेंगे। मध्य प्रदेश में विदिशा के पास पीयूषनगर में गरुण ध्वज स्तंभ किसने बनवाया था? यूक्रेटाइडिस, मिनांडर, अपोलोडोटस, हेलियोडोरस। तो किसने बनवाया था? का बनवाने वाला कौन था? हेलियोडोरस था। कौन था? हेलियोडोरस। तो मध्य प्रदेश में विदिशा जो है, विदिशा में पीयूषनगर में गरुण ध्वज स्तंभ किसने बनवाया था? हेलियोडोरस ने बनवाया था। चलिए आगे देख लेते हैं। शिमु किस वंश का संस्थापक था? तो पांड्य, सातवाहन का, चोल का, चेर का। तो सातवाहन वंश का शासक संस्थापक कौन था? शिमुक था। कौन था? शिमुक था। शिमुक ने कण्व शासक सुशर्मन की हत्या कर नवीन ब्राह्मण वंश आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना की। इस वंश का सबसे महान शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। इन्होंने सीसे और पोटीन के सिक्के चलवाए थे। चलिए गुप्त एवं गुप्त उत्तरकाल देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन। अभिलेख दिया गया है शासक की। कौन सा अभिलेख? किस शासक ने करवाया था? इधर गिरनार है, भीतरी है, हाथी गुम्फा है, नासिक है। उधर रुद्रदामन प्रथम है, पुलकेशिन द्वितीय है, खारवेल है, गौतमीपुत्र है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है? कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो आपका भीतरी सही, ये सही नहीं है। बाकी गिरनार रुद्रदामन ही है, हाथी गुम्फा खारवेल ही है, नासिक गौतमीपुत्र हैं। लेकिन जो आपका भीतरी अभिलेख है, भीतरी आपका सही नहीं है। भीतरी आपका स्कंदगुप्त है। कौन है? स्कंदगुप्त। यहाँ सही है, देख लीजिएगा। तो गिरनार रुद्रदामन प्रथम है, भीतरी स्कंदगुप्त है, हाथी गुम्फा खारवेल है, कलिंग नरेश थे खारवेल, और नासिक गौतमीपुत्र सातकर्णी। चलिए 42 नंबर देख लेते हैं। सम्राट समुद्रगुप्त के काल में निम्नलिखित में से कौन सी कांचीपुरम का शासक था? हस्तवर्मन, मंत्रराज, व्याघ्रराज, विष्णुगुप्त। तो आपका कौन था? ये विष्णुगुप्त था। तो सम्राट समुद्रगुप्त के काल में कांचीपुरम का शासक विष्णुगुप्त था। चलिए देख लेते हैं डिटेल में इसकी चीज़ों को। तो गुप्त वंश के चौथे शासक एवं चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था, जिसके विषय में प्रयाग प्रशस्ति महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके शासनकाल में कांचीपुरम का शासक विष्णुगुप्त था और प्रयाग प्रशस्ति 33 पंक्तियों में समुद्रगुप्त के महत्वपूर्ण राज्य अधिकारी हरिसेन द्वारा उत्कीर्ण कराया गया है। प्रयाग प्रशस्ति प्रयागराज में है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति में ही दक्षिणापत्य या दक्षिण भारत के 12 शासकों के नाम दिए गए हैं, जिनको समुद्रगुप्त ने पराजित किया था, जो इस प्रकार हैं। पहला कौन था? कोशल के शासक महेंद्र, और दूसरा महाकांतार के शासक व्याघ्रराज, तीसरा कौशल का शासक मंतराज, चौथा पिष्टपुर का महेंद्रगिरी, पांचवा कोट्टूर का स्वामीदत्त, छठवां एरड्डपल्ली का राजा दमन, कांची का विष्णुगुप्त, और मुक्त का नीलराज, वेंगी का हस्तिवर्मा, और पालक का अग्रसेन, देवराष्ट्र का कुबेर, और कुस्थलपुर का धनंजय। इसमें से कोई भी पूछ सकता है, इस वजह से हम 12 के 12 बता दिए। 43 नंबर देख लेते हैं। किस अभिलेख में कालिदास एवं भारवी दोनों का उनके नामों से उल्लेख मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति, एहोल प्रशस्ति, अयोध्या अभिलेख, भीतरी स्तंभ अभिलेख। तो एहोल प्रशस्ति में मिलता है। तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा रचित एहोल शिलालेख में कालिदास और भारवी दोनों का उल्लेख है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। 44 नंबर देख लेते हैं। कालिदास की किस रचना में भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध, कुमार संभव,
नैषधचरित। तो कालिदास द्वारा रचित कुमार संभव में भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। तो कालिदास की रचना कुमार संभव में भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। कुमार संभव में 17 सर्ग हैं, जिसमें कार्तिकेय के जन्म के अतिरिक्त प्रकृति चित्रण भी किया गया है। किरातार्जुनीयम में किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? भारवी की रचना है, जिसमें भगवान शंकर किरात यानी जंगली धनुर्धर के रूप में अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए ये युद्ध करते हैं, आप देखे होंगे। और श्रीहर्ष ने नैषधचरी को लिखा है। चलिए 45 नंबर देख लेते हैं। गुप्त अभिलेखों में दिनार जिसका वाचक है वो है स्वर्ण सिक्का, रजत सिक्का, ताम्र सिक्का, कांस्य सिक्का। तो आपका कौन है? ये आपका स्वर्ण सिक्का है। तो दिनार क्या है? स्वर्ण सिक्का है। सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर राजधानी स्थापित की थी वह था पाटलिपुत्र, कन्नौज, दिल्ली, अयोध्या। तो कौन था वो? कन्नौज, उत्तर प्रदेश में है कन्नौज, जानते हैं। तो सम्राट हर्षवर्धन ने कन्नौज में अपनी राजधानी स्थापित किया था। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का महान शासक था। वह बौद्ध मतावलंबी शासक था, जिसके दरबार में ह्वेनसांग नामक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु आया था। ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? डायरेक्ट ये पूछ सकता है। 47 नंबर देखते हैं। लिस्ट शासक और रानियाँ दी गई हैं, इनका मिलान करना है। थोड़ा जूम इन कर देते हैं। अपना रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिएगा, 360 पे कर लीजिएगा देखने में अगर समस्या हो, क्योंकि देखिए रेजोल्यूशन थोड़ा दिक्कत है, देख लीजिए, रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिएगा। तो चंद्रगुप्त की रानी कौन थी? कुमार देवी। कुमार के बाद चंद्रगुप्त की दत्ता देवी, और फिर चंद्रगुप्त द्वितीय की कुबेर नागा, और कुमार गुप्त की अनंत देवी। तो इसमें देख लीजिएगा जो हुई 1 2 3 मिला लीजिएगा, यहाँ पे व्याख्या दे रहे हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य की रानियाँ कौन थी? कुमार देवी। समुद्रगुप्त की दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय की कुबेर नागा, कुमार गुप्त प्रथम की अनंत देवी। 48 नंबर देख लेते हैं। फाहियान भारत में आया, ये देखिए जीएससी में क्वेश्चन है, और एलटी भी जीएससी का ही जानते ही हैं। तो 349 एडी में, आफ्टर एडी मतलब आफ्टर डोमिनो, ईसा के बाद। 374 एडी में, 384 एडी में, 399 एडी में। तो कब आया था फाहियान? 399 एडी में आया था। तो चीनी यात्री फाहियान 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। इसने अपना यात्रा वृत्तांत में मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा है। और प्राचीन काल में आने वाले अन्य विदेशी यात्री विद्वान कौन थे? मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था, और डायनोसियस आया था अशोक के दरबार में, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इनका मैचिंग पूछ लेता है। बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकाली शासक का उल्लेख किया है? तो किसका किया है? सालिसुक, बृहद्रथ, कुणाल, इंद्रपालित। तो किसका किया है? बृहद्रथ का किया है। किसका? बृहद्रथ का। चलिए चोल एवं राजपूत काल देख लेते हैं, टॉपिक वाइज देखते हैं। निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए काल क्रमानुसार मतलब ऑर्डर मैचिंग की बात कर रहा है। परमेश्वर वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नंदी वर्मन सेकेंड, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। दिया गया 4 2 3 1 4 3 1 2 1 3 2 4। तो कौन सही है? तो इसका विकल्प ए हो जाएगा। तो पहले देख लीजिए कौन कौन आएंगे। पहले महेंद्र वर्मन आएगा 606 से 630 ईस्वी तक, फिर नरसिंह वर्मन 630 से 668, फिर परमेश्वर वर्मन 670 से 700, फिर नंदी वर्मन द्वितीय 730 से 800 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, चलिए 51 नंबर देख लेते हैं। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राज प्रथम, आदित्य प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिकार प्रथम। तो राज प्रथम ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। देखिए जूनियर एडेड भी आया, जीडीसी भी आया है। तो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण 1003 ईस्वी से 1010 ईस्वी के मध्य चोल शासक राज प्रथम ने करवाया था। इन्हीं के नाम पर इस मंदिर को राजराजेश्वर नाम से जाना जाता है। यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला शैली का प्रस्तुत उदाहरण दिया गया है। अब भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 66 मीटर है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा इस क्वेश्चन में। 52 नंबर देख लेते हैं। किस चोल शासक के शासनकाल में प्रथम व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल चीन भेजा गया था? राजेंद्र प्रथम, राजराज, विक्रम चोल, राजा महेंद्र। तो राजराज में। ठीक है, तो चोल शासक राजराज के शासनकाल में प्रथम व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल चीन भेजा गया था। और चीन में व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल भेजने वाले चोल शासकों में राजराज, राजेंद्र प्रथम तो पहले की बात किया गया है, और तथा कुलोत्तुंग प्रथम थे। चीनी ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार 1077 ईस्वी में कुलोत्तुंग प्रथम ने 72 व्यक्तियों का एक व्यापारिक शिष्टमंडल चीन भेजा था। इस मंडल को चीन में तमिलों के लिए अधिक व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए भेजा गया था।
53 नंबर देख लेते हैं। अलबरूनी साथ आया था, किसके साथ आया था? ये देखिए जी, ऐसी में क्वेश्चन है। तो गजनी के महमूद के साथ, महमूद गजनी के साथ, मोहम्मद गजनी के साथ, मोहम्मद गोरी के साथ, महमूद गजनवी के साथ, बाबर के साथ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गजनी के महमूद के साथ, ठीक है, गजनी के महमूद के साथ। अलबरूनी गजनी के महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ये एक फारसी विद्वान, लेखक, धर्मज्ञ था। इसकी रचनाएं पूछ सकती हैं। किताबुल हिंद, तहकीक हिंद, ये दोनों इसकी फेमस रचना है। इसके अतिरिक्त महमूद गजनवी के दरबार में फिरदौसी एवं उलवी आदि विद्वान थे। और महमूद गजनवी ने 1009 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और महमूद के दरबारी इतिहासकार उद्बी ने उसके आक्रमण को जिहाद माना था। इसका मूल उद्देश्य इस्लाम का प्रसार और बुत परस्ती यानी मूर्ति पूजा को समाप्त करना था। सोमनाथ मंदिर को उसने बहुत लूटा था। और ऐसे लोग से हमारे यहाँ के राजा युद्ध किए थे, ठीक है। 54 नंबर देख लेते हैं। लीलावती के लेखक थे महावीराचार्य, हेमचंद्राचार्य, भास्कराचार्य, कालकाचार्य। तो लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य हैं आपके। लीलावती भास्कराचार्य द्वारा संस्कृत में रचित गणित एवं खगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ है। पूछ लेगा कि लीलावती क्या है, तो ये गणित एवं खगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ है। इसकी रचना 12वीं शताब्दी में की गई। इसका फारसी में अनुवाद फैजी द्वारा किया गया था। इनकी अन्य गणितीय रचनाएं कौन है? बीज गणित, ग्रह गणित तथा गोलाध्याय है। इन्होंने ज्योतिष शास्त्र के प्रतिनिधि ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि की रचना की थी। 55 नंबर देख लेते हैं। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? राज्यपाल, आनंदपाल, विद्याधर, त्रिलोचनपाल। तो उस समय कौन था? राज्यपाल था। ये देखिए जी, ऐसी में क्वेश्चन है। तो कन्नौज पर महमूद गजनवी 1018 ईस्वी के आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक राज्यपाल था, जो आक्रमण के भय से कन्नौज छोड़कर बाड़ी दुर्ग में जाकर छिप गया था। उसकी इसी कायरता की वजह से चंदेल शासक विद्याधर ने राज्यपाल को पराजित कर समाप्त कर दिया। यशपाल अंतिम गुर्जर प्रतिहार शासक था। तो आज के लिए इतना ही। कल हम मध्यकालीन इतिहास कराएंगे। तो आज हमने 24-25 क्वेश्चन कराएं और काफ़ी कम टाइम में 17 से 18 मिनट हमने लिया आपका। ऐसे देखते ही देखते हम सिर्फ 1 महीने के अंदर पूरा जीएस कंप्लीट करा देंगे। अभी इस टाइप से करा रहे हैं, बाद में जहाँ कॉन्सेप्ट का जरूरत होगा कॉन्सेप्ट के माध्यम से भी करा देंगे। और बाद में 2-4 घंटे का एक सेपरेट वीडियो ला देंगे, पूरा का पूरा बुक या किसी चीज़ से करा देंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताइए आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, उस टॉपिक वीडियो बनाया जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अभी थोड़ी आवाज़ वगैरह की समस्या आ रही होगी, लेकिन बहुत जल्दी से कुछ समस्याओं को दूर कर देंगे। तो आप टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पीडीएफ दे देते हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर, एग्जाम रिलेटेड छोटी बड़ी अपडेट वहाँ पे दे दी जाती है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आई लव यू।